क्या मीसा भारती को भी ईडी सीबीआई का डर सता रहा है? आप तो बेल पर हैं, आपको नहीं लगता कि कभी आपको जेल भेज दिया जाएगा? मतलब भी भेजा जा सकता है। वो कल भी मोदी जी की इच्छा होगी तो कल भी भिजवा सकते हैं मीसा भारती को जेल। ये तो उनके इच्छा पे है ना, उनका मन में लगेगा, मन की बात अगर उनको ये लगेगा कि नहीं आज मीसा भारती और मीसा भारती के पूरे परिवार को आज हम तिहाड़ भेज दें तो भेज सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये सताने की, ये परेशान करने की कोशिश जबरदस्ती की जा रही है ताकि विपक्ष दब जाए और फिर आवाज न उठाए, और उसके बावजूद आप अपने भाषणों में आक्रामक होती हैं? आपको डर नहीं लगता? मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं सही हूँ, मैं कोई इस तरह की बातचीत करती नहीं हूँ कि मुझे डर लगेगा कि मेरा फोन टैप हो रहा है। तो ये परिवारवाद का जो टैग लगा हुआ है, ये तो दिखता है कि आप भी चुनावी मैदान में हैं, रोहिणी जी भी चुनावी मैदान में हैं और दो बेटे में से दोनों एमएलए भी हैं, राबड़ी जी एमएलसी हैं। तो ये जो टैग है, इससे कैसे खुद को जनता के बीच जब आप जाएंगे क्या कहती हैं और क्या कहेंगी, उनको क्या जवाब देंगी? देखिए, जय शाह जी किसके बेटे हैं? कितने क्रिकेट मैच उन्होंने खेला है कि आज वो बीसीसीआई के बल्ला पकड़ने आता है? जय शाह जी को बल्ला कैसे पकड़ते हैं उनको पता है। आरोप वही लोग लगाए ना जो परिवारवाद को बढ़ाया ना हो। और आज प्रधानमंत्री जी को बिहार सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। भाजपा के नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय, 5 साल में एक बार आते हैं ये लोग। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती इस बार तीसरी बार जीत के उद्देश्य से मैदान में है और इनका सामना तीसरी बार भी रामकृपाल यादव से है। और मीसा भारती क्षेत्र में जा रही हैं। 1 जून को यहाँ चुनाव है और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, चूँकि चुनावी भागदौड़ के बीच आपको बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता है मीसा जी, लेकिन ये बातचीत हम करेंगे इसलिए थोड़ा सा समय लूँगी आपका। आपका ट्विटर बायो कहता है बॉर्न इन रेवोल्यूशन, बॉर्न फॉर रेवोल्यूशन। तो ये बड़ा कैची सा ये है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था तब मीसा एक्ट लागू था। तो कभी आपने सोचा कि मीसा नाम क्यों दे दिया, कैसा नाम है? बच्ची थी तो कभी ऐसा लड़ाई वड़ाई की पिताजी से? नहीं, कभी नहीं की, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी मीसा आंदोलन चल रहा था और जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे मेरे फादर, और उसी वक्त मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर उस समय जेल में थे और जब मैं पैदा हुई और खबर पहुंची जेल में और जेल से फिर सूचना जयप्रकाश नारायण जी को भी मिली, तो उन्होंने कहा कि बेटी का नाम मीसा रखेंगे और मीसा भारती, तभी उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया। तो बहुत अच्छा लगता था उस समय, मतलब बहुत छोटी थी तो बहुत नहीं पता चला, बट जैसे जैसे बड़ी होती गई तो पता चला कि आखिर मेरा नाम मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, मतलब उस समय का, तो उस पर मेरा नाम पड़ा। तो फिर खुशी भी होती थी और गर्व भी महसूस होता था, और यही वजह है कि मैंने अपने ट्विटर उस पर मैंने लिखा है। तो आपने मीसा जी मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, डॉक्टर मीसा भारती आप है, लेकिन अब लिखती नहीं है डॉक्टर। शायद जो मैंने अपना फॉर्म जो भरा उसमें मीसा भारती ही लिखा। मैंने जो ओरिजिनल जो जेपी जी ने जो मुझे नाम दिया था मैंने उसको ही फॉलो किया। बट मैंने क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की है और उसके बाद पीजी नहीं कर पाई। पीजी इसलिए नहीं कर पाई कि जब मैं इंटर्नशिप शुरू ही मैंने किया था तो मेरी शादी हो गई, और शादी हो गई उसके बाद से 1 साल के बाद मेरी बेटी हुई, तो इसलिए उसको मैं आगे परस्यू नहीं कर पाई। चुनाव की बात कर लेते हैं। आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार कई ऐसे उम्मीदवार हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि एक बार अगर कोई चुनाव हार जाता है तो वो मैदान छोड़कर चला जाता है। और आज हाल में मतलब अमेठी से राहुल गांधी को इस बार टिकट नहीं मिला है और ये कहा जा रहा है, लोग कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी चुनावी मैदान छोड़कर भागे, हालांकि रायबरेली से वो चुनाव लड़े। ये सवाल इसलिए था क्योंकि 2014 और 2019 दोनों बार आप चुनाव हार गई थी, लेकिन तीसरी बार फिर से मैदान में हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता के बीच जो आप रही हैं लगातार, उसका फल जनता देगी इस बार? बिल्कुल देगी कि लगातार मैं 2 चुनाव हारी। 2 चुनाव के हारने का कारण और हमारी हार का अंतर बहुत कम था। और उस समय आप देखिए कि 2014 में और 19 में भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से लोक लुभावन वादे किए गए,
जिस तरह से देश में माहौल पैदा किया गया, तो एक तरह से कहा जाए कि उस समय उनकी लहर थी, जो मीडिया द्वारा जो कहा जाता था कि पूरी लहर थी, और उसमें भी मैं बहुत कम मार्जिन से मैं हारी। और ये जनता के डिमांड पे ही इस बार फिर से तीसरी बार पाटलिपुत्र क्षेत्र से मुझे टिकट मिला है। और आप देखिए कि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में कितने सारे वादे किए। उन्होंने कहा युवाओं को कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं कहा उन्होंने। किसानों की आय दुगनी करने की बात की, महंगाई कम करने की बात की। तो बहुत सारी ऐसे जो वादे, मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार के लिए तो मतलब उन्होंने मतलब जो कहते हैं ना, वादों का एकदम बिल्कुल झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवा दूंगा, फैक्ट्री लगवाऊंगा, मतलब बहुत सारे ऐसे उन्होंने वादे किए। लेकिन एक भी वादा, आज 2014 से 2024 हो गया है, लेकिन एक भी वादा उनका बिहार के प्रति बिहार में कहीं दिखता नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी को बिहार सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। भाजपा के नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय, 5 साल में एक बार आते हैं ये लोग और मंच से इधर उधर की बात करते हैं। देखिए, इधर उधर की बात करिए, ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज कोई भी एक मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना, इससे देश को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या देश से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या देश से मतलब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी इस तरह की बात करने से? क्या कहीं पलायन रुक जाएगा या फैक्ट्रियां लग जाएंगी? अगर इन सब बात करने से अगर ये सब संभव है तो आप करिए इधर उधर की बात। लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी लगभग होने जा रही है या उससे ज़्यादा भी होगी, मुझे उसकी अभी क्योंकि गन्ना अभी हुई नहीं है। तो 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज देश में गरीबी की स्थिति क्या है। और एक तरफ कह रहे थे कि पक्का मकान देंगे, और आज जो आप 24 में आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार और मुझे मौका दीजिए 24 में, तो आखिर आपका विजन क्या है? आप देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं? और ख़ास तौर पे मैं बिहार से हूं, तो बिहार के लिए आपका क्या विजन है? बिहार के लोगों को आप क्या देना चाह रहे हैं? तो ये बातें तो कोई कर नहीं रहा है, ये प्रधानमंत्री जी बातें कर नहीं रहे हैं। मीसा जी, आप दिल्ली में रहती हैं और बिहार चूँकि आपका घर है, आप बाकी राज्यों में भी जाती हैं और आपने ये देखा होगा कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, बल्कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जिस तरह का विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। पीएम मोदी आते हैं या एनडीए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आते हैं बिहार और वो कहते हैं कि बिहार में लालू राज में, बिहार में राबड़ी राज में बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ। उन्हें सड़कें मिली, न बिजली मिली, भ्रष्टाचार था, लूट खसोट, तमाम बातें की जाती है। और इन सभी बातों को लेकर ही आक्रामक रहती है एनडीए। और पिछली बार 2019 में यही वजह थी कि 40 में से 39 सीटें सिर्फ मोदी चेहरे पर, मोदी वेव पर मिला। क्या काउंटर है आपके पास, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य ही है ना कि 40 लोकसभा सीटें हैं यहाँ से और उसमें से 39 सांसद जीत के जाते हैं, लेकिन बिहार के लिए और बिहार के अधिकार के लिए एक भी सांसद संसद में आवाज़ नहीं उठाता है। और यही देखिए कि गुजरात के सिर्फ 26 सांसद हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं और सारा डेवलपमेंट गुजरात का हो रहा है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए हमारे जो सांसद महोदय ये लोग जाते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। बिहार से सिर्फ ये लोग वोट के समय आते हैं, वादे करते हैं और वोट लेकर के ये लोग चले जाते हैं। सवाल ये है कि आप लालू जी की सबसे बड़ी बेटी हैं और तेजस्वी हालांकि अब राजनीति में आए हैं, जब वो 2019-14 मतलब पिछले दो विधानसभा, लेकिन आपने करीब से देखा है लालू जी की राजनीति को। आप सबसे पहले राजनीति में आए भी, लेकिन अब ये सवाल है कि आपको उतना बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं मीसा भारती डिप्टी सीएम या सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया? नहीं, मैं 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी और तेजस्वी 2015 विधानसभा चुनाव राघोपुर से लड़ा और बढ़ावा कैसे नहीं मिला? पार्टी ने मुझे राज्यसभा सदस्य भी बनाया। तीसरी बार मैं पार्टी के तरफ से मतलब प्रत्याशी भी हूँ और दल में सबके अलग अलग चीज़ तय कर रखे हैं। कोई एमएलए हैं, जैसे मेरी माता जी आप देखिए कि एमएलसी हैं,
मेरा एक और भाई वो एमएलए है। तो सबके अपने अपने कार्य हैं और तेजस्वी अच्छा कर रहा है बिहार के लिए, उसको डिप्टी सीएम 15 में बनाया गया और उसने बहुत अच्छा काम किया। कम समय के लिए हमें मौका मिला था और हमने काम किया। फिर आप अभी देखें कि हम लोग नीतीश कुमार जी एक बार और पलटी मारे और हमारे साथ आए और हम लोग अभी सरकार में थे और हमारे पिताजी और तेजस्वी और दल के लोग सिर्फ सरकार में जाना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार जी के पास सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि जो हमने 2020 के चुनाव में जो हमने वादा किया था बिहार के बेरोजगारों से, बिहार की जनता से, कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे आप मौका देते हैं और जीत करके हम आते हैं तो पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमने यही शर्त नीतीश कुमार जी के सामने रखा था कि अगर आपको ये शर्त मंजूर है तभी हम आपके साथ सरकार में आएंगे। नीतीश कुमार जी तब तैयार हुए और हम लोग सरकार में आए और तेजस्वी ने 17 महीनों में जो वादा किया था उसको, उसमें से करीब करीब 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। और ये मुझे लगता है कि पूरे जब से देश आज़ाद हुआ और देश के इतिहास में ये पहली बार बिहार राज्य में ऐसा काम हुआ है। आप तेजस्वी की तारीफ़ कर रही हैं, छोटे भाई की, उनके काम की तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन खबर ये अक्सर उठती है कि लालू परिवार में आपस में झगड़ा होता है कि हमें ये सीट चाहिए, हमें ये सीट चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है। और तेजस्वी को जिस तरीके से बढ़ाया गया, मीसा जी की पटती नहीं है छोटे भाई से। इस पर मैं क्या कहूँ, हंसी आती है मुझे। ये जो भाजपा और डबल इंजन की सरकार है, ये मीडिया में और कुछ मीडिया के लोग भी इस तरह की बातें उठाते हैं, बट इससे देश का और बिहार का क्या भला होगा? आप कहिए क्यों पटती नहीं है? मेरे परिवार को लोग कितना जानते हैं, मतलब मेरे भाई के साथ, मतलब मुझे इस प्रश्न का जवाब देने में भी मतलब मैं शब्द नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस पर क्या रिएक्ट करूं। मतलब मेरा परिवार मजबूत परिवार है, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, किसको क्या करना है। और तेजस्वी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया, छोटा भाई है और अच्छा काम कर रहा है। तो परिवार बड़ी बहन होने के नाते मेरा भी ये फर्ज है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। मीसा जी, मेरा अगला सवाल है, ईडी सीबीआई जिसका डर विपक्ष को इस वक्त सता रहा है, और ईडी सीबीआई ने क्या किया कि 2 राज्यों में तो हम उदाहरण देख ही सकते हैं, एक दिल्ली में सीएम केजरीवाल और दूसरा झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन, सीएम रहते जेल चले गए। क्या मीसा भारती को भी ईडी सीबीआई का डर सता रहा है? आप तो बेल पर हैं, आपको नहीं लगता कि कभी आपको जेल भेज दिया जाएगा? मतलब भी भेजा जा सकता है। कल भी मोदी जी की इच्छा होगी तो कल भी भिजवा सकते हैं मीसा भारती को जेल। ये तो उनके इच्छा पे है ना, उनका मन में लगेगा, मन की बात। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं आज मीसा भारती और मीसा भारती के पूरे परिवार को आज हम तिहाड़ भेज दें तो भेज सकते हैं। आप देखिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि मैंने एक छोटा सा मैंने सिर्फ एक प्रश्न क्या, मैंने एक आवाज़ उठाई थी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की कई बातों को ही मैंने दोहराया है। सिर्फ क्या कहा था? मैंने ये पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो टिप्पणी की थी कि ये सब असंवैधानिक है, तो मैंने यही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से और जो भी एजेंसियां उनसे जांच करवा के, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। मैंने तो प्रधानमंत्री जी आज क्या कर रहे हैं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनकी वो जांच करवा रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वहीं पे देखिए ना कि आज जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं या इन्होंने कोई गलत काम किया है, एजेंसियां लगाई गई। और यहीं पे जितने विपक्ष के नेता आज भाजपा में जो चले गए, जिनके ऊपर यही भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे चुनावी सभा में, अजीत पवार जी कौन है, अभी महाराष्ट्र के एक और जो चौहान जी गए हैं वो कौन है। तो ऐसे बहुत सारे नेताओं को उनके यहाँ जाते हैं वो लोग, तो पता नहीं कहाँ वो हरिश्चंद्र बन जाते हैं। तो जितने आज जिनके ऊपर आरोप लगा था विपक्ष के नेताओं को, वो आज सब के सब भाजपा में हैं।
एक तस्वीर थी जब पिछली बार हमने आपसे बातचीत की थी, तो वो तस्वीर आई थी जब दफ्तर बुलाया गया था, सीबीआई ईडी के दफ्तर, मुझे ध्यान नहीं है, पटना में जब लालू जी को बुलाया गया, तो आप पूरे दिन अपने पिता के साथ वहाँ खड़ी रहीं और आपने कहा कि हमें चिंता है कि पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ये सताने की, ये परेशान करने की कोशिश ज़बरदस्ती की जा रही है ताकि विपक्ष दब जाए और फिर आवाज़ न उठाए, और उसके बावजूद आप अपने भाषणों में आक्रामक होती हैं? आपको डर नहीं लगता कि आपका फ़ोन सर्विलांस पर नहीं रखा गया है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। विपक्ष के नेताओं के तो फ़ोन हमेशा आए दिन कहीं ना कहीं से सुनने को आते रहते हैं इस तरह की खबरें कि उनके फ़ोन टैप होते हैं। बट मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ। मैं कोई इस तरह की बातचीत करती नहीं हूँ कि मुझे डर लगेगा कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है और उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाएगी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि चर्चा होनी चाहिए गरीब कैसे दूर हो, चर्चा होनी चाहिए कैसे बेरोजगारी दूर हो। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना है, जवाब तो प्रधानमंत्री के जितने मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए। जवाब तो यहाँ राज्य में जो सरकार है, जो अभी चुनाव चल रहा है, तो जवाब तो इनको देना चाहिए कि आपको आखिर मौका मिला 10 वर्षों तक, तो आपने जनता के लिए क्या किया। तो वो उन मुद्दों को छोड़ करके ये ईडी, सीबीआई और विपक्ष के लोग जैसे कहते कभी परिवारवाद की बात करके चले जाते हैं, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के चले जाते हैं। तो देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से इसको ले रही है और देख रही है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता ने ये जो 400 पार का इन लोगों ने नारा दिया था, उसकी हवा निकाल दी है। अब एक सवाल परिवारवाद का भी आता है। आपने कहा परिवारवाद को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी अपने भाषणों में आक्रामक है, एनडीए पूरा, और नीतीश जी कहते हैं कि लालू परिवार में इतने बच्चे हैं और सबको कुछ न कुछ दिया हुआ है, किसी को सांसद बना दिया, किसी को ये। तो ये परिवारवाद का जो टैग लगा हुआ है, ये तो दिखता है कि आप भी चुनावी मैदान में हैं, रोहिणी जी भी चुनावी मैदान में हैं, और 2 बेटे में से दोनों एमएलए भी हैं, राबड़ी जी एमएलसी हैं। तो ये जो टैग है, इससे कैसे खुद को जनता के बीच जब आप जाएंगी तो क्या कहती हैं और क्या कहेंगी, उनको क्या जवाब देंगी? देखिए, जय शाह जी किसके बेटे हैं? कितने क्रिकेट मैच उन्होंने खेला है कि आज वो बीसीसीआई के बल्ला पकड़ने आता है। जय शाह जी को बल्ला कैसे पकड़ते हैं उनको पता है। तो ये कौन है? चिराग पासवान जी कौन है? जमुई में जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार से लोकसभा का, वो कौन है? हाँ, अरुण भारती जी कौन है? अभी नवादा जो चुनाव लड़ रहे हैं सीपी ठाकुर जी के बेटे, वो कौन है? समस्तीपुर में जो चुनाव लड़ रही हैं वो किन की बेटी हैं? तो अगर आरोप वही लोग लगाए ना जो परिवारवाद को बढ़ाया ना हो, और बढ़ाने की क्या बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रही हूँ, मेरे दल से मेरे तेजस्वी को टिकट मिला, जनता ने उसको चुन करके भेजा। ये लोकतंत्र है ना, जनता चुन के भेजती है। नीतीश जी आज को भी क्या कहेंगे? नीतीश जी को मैं क्या कहूँ, बड़े हैं और आजकल किस तरह की बातें कर रहे हैं ये मीडिया से सुनने को मिलता है और बहुत तकलीफ होती है। भतीजी होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ होती है कि कहीं कुछ लोग कहते हैं बीमार, कुछ लोग क्या, ये भाजपा के लोग ही, इन्हीं का मैं वीडियो देख रही थी कि तरह तरह के आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या वो बीमार हैं। तो क्या है, भतीजी होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे चिंता होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी कुछ भी बोले हमारे परिवार के लिए, वो एक आशीर्वाद के तौर पे हम लोग लेते हैं और उनकी कई बातों का हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। मतलब आप भी काफ़ी सॉफ्ट हैं नीतीश जी को लेकर। तेजस्वी को मैंने सुना है कि जब भी इस तरीके की बातें होती हैं तो वो उतने आक्रामक नीतीश जी पर नहीं होते। ये अभी भी चाचा और परिवार, यानी आपका जो परिवार है, उनके बीच रिश्ते अच्छे हैं इस वजह से, या कोई और कारण है? नहीं, कोई और कारण नहीं है। मतलब स्वास्थ्य की चिंता हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल है। परिवार के सदस्य होने के नाते अगर कोई, और ये भाजपा के लोग ही आरोप लगाते हैं, ये हमारा आरोप नहीं है, और चिंता तो बनी हुई है। और लेकिन उनके जो बयान, वो अब बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, कहा जाए कि मुख्यमंत्री की छवि को कुछ लोग जो उनके साथ हैं उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनसे इधर उधर की बात करवा रहे। अभी हाल में भी एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हुआ है मीडिया में, मैंने देखा कि कुछ पहनने वहनने के लिए भी शायद उन्होंने कहा। तो अब क्या बात है, ऐसे भाषण क्यों जनता के बीच उनसे दिलवा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी 2005 से हैं, काफ़ी अनुभवी हैं
और अभी इस तरह की भाषण वो क्यों दे रहे हैं जनता के बीच में? आपको लग रहा है उनसे जबरदस्ती उनकी स्क्रिप्ट मुझे लिखी जा लगता रही है कि उनको जो बुलवाया कुछ जा रहा लोग है? उनके इर्द गिर्द हैं वो उनसे इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं उनकी छवि को खराब करने के लिए। आपने अच्छा मान लीजिए अगर फिर से नीतीश जी आ जाते हैं आपके पास, राबड़ी जी से क्षमा मांगते हैं, जैसे कि पिछली बार कहा गया था कि उन्होंने क्षमा मांगी कि हमसे जो हुआ गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे दोबारा उनके पास, ये बयान आया था मीडिया में कि उन्होंने ऐसा कहा था। अगर फिर से आ जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो फिर से लालू जी सोचेंगे कि ठीक है भाई जैसे हैं? देखिए ये तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो नेता तेजस्वी है इनको तय करना है। आप माफ कर देंगी? आप मैं तो भतीजी होने के नाते मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो आज भी वो हमारे लिए चाचा की तरह हैं। मतलब लेकिन अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो ये दल के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो उनको तय करना है इस पे वो लोग क्या करें। लेकिन कितनी सीटों का दावा आरजेडी इस बार कर रही है? 40 बिहार में। देखिए हम लोग मुद्दों के साथ गए हैं। हमने कहा कि हमें मौका मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं। हमने कहा कि 1 लाख रुपए की सहायता राशि गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन पे देंगे, 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम गैस सिलेंडर जो आज 1200 रुपये का है उसको 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। हम किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। तो हम मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच में। और यहीं पे आप देखिए कि 2 बार प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने और बिहार की जनता ने मौका दिया और वो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो इस बार देश की जनता ने और बिहार की जनता ने इनकी विदाई, प्रधानमंत्री जी की विदाई और भाजपा और एनडीए गठबंधन की विदाई तय कर रखी है। आपने पीएम को कहा 75 साल के बूढ़े इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब है? नहीं, मेरे बयान को फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो 100 वर्ष का आदमी भी चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था अग्निवीर योजना पे मैंने कहा था कि हमारा 18 साल का नौजवान भाई देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे जा रहा है और वहाँ पे अपना योगदान दे रहा है और जब वो 22 वर्ष का होगा तो उसको रिटायरमेंट लेकर के उसको घर बैठना पड़ेगा। और यहीं पे आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि 2 बार देश की जनता ने मौका दिया प्रधानमंत्री जी को और उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया और तीसरी बार भी मौका मांग रहे हैं। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि 75 वर्ष के बूढ़े चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैंने इस पे नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रही थी कि आप ये दुर्भाग्य ही ना इस देश का कि नौजवान घर बैठेगा और जो हमारे अभिभावक और बुजुर्ग लोग हैं वो मौका मांग रहे हैं। परिवार पर जब सवाल उठता है तो बुरा लगता है, कैसे देखती हैं आप? नहीं, अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब मुझे बुरा नहीं लगता। बुरा इसलिए नहीं लगता है कि इसका जवाब बिहार की जनता और देश की जनता बहुत अच्छे से दे रही है। मुद्दों की बात करिए ना, आप मुद्दों की बात करिए। आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप मतलब महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये मुद्दों से वो भाग करके इधर उधर की बात करके और मतलब शॉर्टकट लेकर के निकलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। जैसे चलते चलते ये मेरा सवाल है, जैसे लालू जी के बेटे तेजस्वी एक चेहरा के तौर पर बिहार में बने, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, तो क्या मीसा जी को भी बिहार की जनता एक मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले भविष्य में देखना चाहेगी? नहीं, तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अपना काम है, मैं जनता की जो पाटलिपुत्र क्षेत्र की जो जनता है, मैं वो अगर मुझे सांसद बनाती है तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र में जितने नौजवान हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं काम करूंगी। वो 3 मुद्दे, जिन 3 मुद्दों को लेकर आप इस बार पाटलिपुत्र की जनता के सामने चुनावी मैदान में? देखिए, पाटलिपुत्र क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है और 6 विधानसभा की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे अगर आप पालीगंज की बात करें तो वहाँ बहुत एक पुराना समस्या, जब मेरे पिताजी रेल मंत्री थे तो उन्होंने बेटा औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया था, जो आज तक उसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक बताइए, दुर्भाग्य ही है ना। प्रधानमंत्री भाजपा का, रेल मंत्री भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, और एक छोटा सा एक काम वो लोग नहीं करा पाए।
दूसरा विक्रम है, विक्रम एक ट्रॉमा सेंटर है, उसकी भी वहाँ के लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक वो हॉस्पिटल हो जाने से उस क्षेत्र के काफ़ी लोगों को सुविधा होती, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल वहाँ पे बना, उसमें वो विफल रहे, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन जो धरना प्रदर्शन जो करते हैं लोकल लोग हैं विक्रम विधानसभा के, वहाँ जाते तक नहीं है सांसद महोदय जी। पालीगंज में धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी जाकर के उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी और भी समस्या जैसे मनेर को अपना एक डिग्री कॉलेज बहुत पुरानी एक मांग रही है विधानसभा। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग विधानसभा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बहुत जल्द मैं एक छोटा सा एक मैनिफेस्टो में पाटलिपुत्र क्षेत्र में मैं क्या करना चाहती हूँ इसको लेकर के मैं आऊँगी। ये आखिरी सेगमेंट है, मैं एक नाम लूंगी और उस नाम का लेते ही आपके दिमाग में जो पहली बात याद आएगी वो आपको कहना है एक शब्द में। तो शुरुआत करेंगे पाटलिपुत्र का विकास, पाटलिपुत्र को देश में लोग जाने। दूसरा राबड़ी देवी, पहली महिला मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव, रोजगार। अखिलेश यादव, डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी, जुमलेबाज। योगी आदित्यनाथ, बाबा। लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा। दिल्ली केजरीवाल। बिहार तेजस्वी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मीसा भारती पाटलिपुत्र से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, पूरे दमखम के साथ तमाम सवालों का जवाब देते हुए। लेकिन क्या इस बार पहली बार सांसद चुनी जाती हैं मीसा भारती? 1 जून को यहाँ से चुनाव है और तमाम मुद्दों का बेबाकी से जवाब देते हुए। अपने सहयोगी CK सिंह के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़, पाटलिपुत्र, पटना।